हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 2 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट देखेंगे। एज पर द एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक को इन डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है हमारा अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज। अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज बेसिकली होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, अनइन्फॉर्म्ड। ये ऐसी सर्च स्ट्रेटजीज होती है जिसके अंदर हमारे पास, जब हम गोल स्टेट को सर्च करते हैं, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सिर्फ इसमें हमें क्या पता रहता है, एक हमारी स्टार्टिंग स्टेट का पता रहता है, एक हमारी गोल स्टेट का पता रहता है। हमें इसमें ये नहीं पता रहता कि कहाँ जाना है, कौन से पाथ को चूज़ करना है, कौन सा पाथ सही है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। हमें एक तरीके से ब्लाइंड सर्च करते हैं हम इसमें। हमारे पास इसमें कोई भी गाइडेंस नहीं होती, कोई हमें गाइड नहीं करता। हम ब्लाइंडली हर पाथ को, ईच एंड एवरी पाथ को सर्च करते हैं कि क्या इस वाले पाथ में हमारा गोल स्टेट है या नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। इसी तरीके से हम इसमें सर्चिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं हम अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती एट द टाइम ऑफ सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, आप इस एग्जाम्पल में देखोगे ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है। तो जब आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे एस से, तो सबसे पहले एस से आप ए जाएंगे, फिर ए से डी जाएंगे। आप चेक करेंगे क्या ए हमारा गोल स्टेट है, नहीं। देन डी को चेक करेंगे, डी आपका गोल स्टेट है, नहीं। देन आप फिर बैक ट्रैक करेंगे, देन ए पे जाएंगे, फिर ए से जो नेक्स्ट नोड जुड़ा आप वहाँ जाएंगे, ई को चेक करेंगे क्या ई हमारा गोल स्टेट है, नहीं। देन आप एस पे दोबारा जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे, फिर एस के बाद आप बी पे जाएंगे, बी को चेक करेंगे क्या बी आपका गोल स्टेट है, नहीं। देन बी से जुड़ा हुआ जो नोड है उसको चेक करेंगे एफ, क्या एफ आपका गोल स्टेट है, नहीं। देन आप बैक ट्रैक करके दोबारा से एस के पास जाएंगे, फिर एस से जो आपका थर्ड नोड है उसको चेक करेंगे, सी को, क्या सी आपका गोल स्टेट है, नहीं। देन लास्ट में आप जी को चेक करेंगे, जी आपका गोल स्टेट है, यस। तो आपको कितना टाइम लगा जी को फाइंड करने के लिए? इसको बोलते हैं हम अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज, कि हम ईच एंड एवरी पाथ को, जो भी पॉसिबल पाथ है, हर पाथ को चेक कर रहे हैं और इसमें हमारे पास कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें कुछ नहीं पता कि भाई कौन से नोड से वो जुड़ा हुआ है हमारा जी। तो इसको बोलते हैं हम अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप देख रहे हो कि हमें हर पाथ को फॉलो चेक करना पड़ रहा है, तो यहाँ जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत, आप सोचो काफ़ी ज़्यादा होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हमारा होता है। और इसमें हम बेस्ट पाथ को भी बहुत बेस्ट पाथ को फाइंड करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कि क्या इससे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये चीज़ भी हम इसमें प्रॉपरली नहीं कह पाते कि हाँ ये जो पाथ है ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। क्लियर है आपको कि अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज क्या होता है? इसको हम ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज आर मेथड फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन अ सर्च स्पेस विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम गोल। अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो फाइंड करते हैं सर्च स्पेस के अंदर, बट उस प्रॉब्लम गोल से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक उसकी स्टार्टिंग स्टेट, एक उसकी गोल स्टेट। सिर्फ और सिर्फ इन दो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हमें पूरा सर्च स्पेस के अंदर अपने गोल स्टेट को फाइंड करना होता है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ या उसका पाथ को फाइंड आउट करना होता है कि उसका पाथ कौन सा है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? मोर टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता है, अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको कि हाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि हम हर पाथ को चेक करते हैं, इसलिए। दे आर अनइन्फॉर्म बिकॉज दे डो नॉट नो इफ वन पाथ इज बेटर देन अनदर अंटिल दे हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड इट। इसे अनइन्फॉर्म्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसको पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा पाथ बेटर है दूसरे से, या कौन सा सही पाथ है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसको बोला गया अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। हमारे पास 3 अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर है हमारा BFS। क्लियर है आपको? सबसे पहले आपको समझ आया कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज क्या है। उसके अंदर ही हमारी 3 ही स्ट्रेटजीज आती है अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज के अंदर। पहला है हमारा BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारी
पहला ही अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज होती है। इसके अंदर भी हमारे पास कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने प्रॉब्लम गोल से रिलेटेड। हमें यहाँ क्या पता होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट पता होता है और हमारी गोल स्टेट पता होता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, इसको पहले प्रॉपर इसको समझेंगे। ये हमारा जो हमारा ट्री है, जो हमारा डायग्राम है, वो हमें गिवन है। अब हम इसमें देखेंगे कि बीएफएस किस तरीके से वर्क करता है। बीएफएस का सबसे पहले वर्किंग प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर ये वर्क करता है। सबसे पहले ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारी गोल स्टेट है। तो हमेशा जब भी ये स्टार्ट करता है, जो भी स्टार्टिंग स्टेट है वहीं से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट से जब इसने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारा इन कौन सा हुआ, एलिमेंट ए हमारा इन हुआ, फर्स्ट यही है तो फर्स्ट यही हमारा आउट होगा। ए जैसे इन हुआ वैसे ही आउट हो गया क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट था। और आप हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी एलिमेंट को आउट करते हैं तो जो उसके चिल्ड्रन होते हैं वो इन हो जाते हैं। ए के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, बी और सी। ए तो बाहर चला गया लेकिन बी और सी क्या हो गए, हमारे इन हो गए, ठीक है। अब बी और सी में सबसे पहले कौन सा आउट होगा, बी। अब आप इसकी पोजीशन को स्वैप भी कर सकते हैं, सी और बी भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बी को जैसे ही हमने आउट किया, अब बी के जो भी हमारे चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे। बी के चिल्ड्रन कौन कौन से, डी और ई। अब डी और ई हमारे क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। जैसे डी और ई इन होंगे, उसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सी। सी को आउट कर देंगे। जैसे सी को आउट किया तो सी के जो हमारे चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे। सी के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, एफ और जी। तो एफ और जी क्या हो जाएंगे, हमारे इन हो जाएंगे, ठीक है, ये इन हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट में कौन सा है, डी। डी को जैसे ही हम आउट करेंगे, डी का कोई चिल्ड्रन है नहीं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ई, एफ और जी। देन ई को जैसे ही हम आउट करेंगे, ई का कोई चिल्ड्रन है नहीं तो हमने ई को चेक किया क्या ये हमारी गोल स्टेट है, नहीं, तो मूव कर गए हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। एफ और जी, जैसे ही हमने एफ को आउट किया, हमने एफ को चेक करा क्या ये हमारी गोल स्टेट है, नहीं, तो नेक्स्ट मूव कर गए हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारा जी। जैसे ही हमने जी को आउट किया वैसे ही हमने चेक करा जी क्या है, हमारा गोल स्टेट है। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारी गोल स्टेट हमें फाइंड आउट हो चुकी है। इस तरीके से बीएफएस में आप गोल स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आप इस ग्राफ में देखोगे कि जी को हमारे पास जैसे ही हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग हम जी को किस पाथ से आए हैं, तो ए, सी और जी आपका क्या होगा, हमारा पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक। क्लियर है आपको? इस तरीके से आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका काम करता है, सही है। और नेक्स्ट आप देखोगे कि जब भी जैसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, तो ये क्या लेवल वाइज काम कर रहा है। ये लेवल 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो पहले फर्स्ट लेवल पे चेक करा, देन सेकंड पे जाएगा, देन फर्स्ट 0 पे जाएगा, देन 1 पे जाएगा, देन 2 पे जाएगा। तो जो इसका वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है, या आप बोल सकते हो कि लेवल वाइज आपका वर्किंग इसकी होती है। क्लियर है आपको? अब हम इसके देखेंगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ वे for a computer to explore a graph or tree to find a solution. It just check all possibilities step by step. ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी एक हमारा अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज है, जो एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम किसी ग्राफ के अंदर या किसी ट्री के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। बट इसके अंदर क्या है कि हम इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं। अभी आपने देखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया कि भाई यहाँ से हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप, लेवल वाइज हमने पूरी पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया ना। तो बीएफएस में हम इसी तरीके से अपना काम परफॉर्म करते हैं। इसके 2 की पॉइंट्स है। सबसे पहला जो इसका वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या है, हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये हमारा क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉस्ट ऑप्टिमल। कॉस्ट और ऑप्टिमल का मतलब क्या है, बीएफएस ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ व्हेन ऑल मूव कॉस्ट द सेम। बीएफएस आपको जब भी आंसर देगा वो हमेशा आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा। जैसे अभी ए, सी और जी आपको आंसर दिया था ना, तो जो आपको आंसर मिला है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है पूरे ग्राफ के अंदर। क्लियर है आपको, स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक। और भाई ऐसा हो सकता है कि बीएफएस कभी आंसर ना दे, हो सकता है क्या, नहीं, बीएफएस आपको हमेशा आंसर देगा और हमेशा आपको शॉर्टेस्ट पाथ का ही आंसर मिलेगा। और शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऑप्टिमल तो ये हो गई, जब आपका शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा तो वहाँ आपकी कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस है कि कम लगेगी। क्लियर है आपको?
अगर आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर की बात करूँ वो तो मैंने अभी आपको समझा दिया, बट आपको लिख कर भी तो आना है। तो स्टेप 1 क्या होता है आपका, स्टार्टिंग एट द रूट नोड और स्टार्टिंग पॉइंट। जो आपका फर्स्ट नोड होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या स्टार्टिंग नोड बोलते हैं। हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं। विजिट ऑल इट्स नेबरिंग नेबर्स फर्स्ट। जो भी हमारी स्टार्टिंग नोड से जो भी नेबरिंग है, नेबर्स नोड्स हैं, सबसे पहले हम उनको विजिट करते हैं और उनको क्यू के अंदर डालते हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नेबर। जैसे हमने ए को जो भी ए के नेबर हैं ए को इन किया, देन ए को ही आउट किया। जैसे ही आउट किया तो जो उसके नेबर हैं यानी जो उसके चाइल्ड हैं उनको क्यू के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे अभी आपने देखा था। कीप रिपीटिंग अंटिल यू फाइंड द गोल। आप ये रिपीटेशन कब तक करते रहेंगे, जब तक आपको गोल फाउंड नहीं हो जाता, या जो भी आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं नोट्स की, जब तक आप हर पॉसिबिलिटीज़ को चेक नहीं कर लेते, जब तक ये आप स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। क्लियर, आपको ये इस तरीके से आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च की पूरी वर्किंग होती है। अब जब भी वर्किंग आती है तो प्रॉपर आपको समझा के आना होता है। ये स्टेप्स तो आप बताएंगे ही बताएंगे, साथ में एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें भी आप लिख कर आएंगी। क्लियर है आपको, ये होता है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट आपका डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च को पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से काम करता है, या इसका वर्किंग प्रोसीजर हमारा क्या होता है। ये काम करता है लीफोफे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, इसका ये होता है। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट और एंडिंग स्टेट हमें, गोल स्टेट हमें पता होती है, क्योंकि ये भी क्या है हमारी अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज की का ही तो ये एग्जाम्पल है, उसके अंदर ही तो ये आता है। ठीक है, अब डीएफएस में हम किस तरीके से काम करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट हमारी क्या है, ए को हमने इन किया। अभी तो हमारे पास कोई और एलिमेंट है नहीं, तो ए को जैसे हमने इन किया वैसे ही ए को हमने आउट कर दिया, क्योंकि लास्ट में हमारा एलिमेंट कौन सा, ए ही है। ठीक है, जैसे हमने ए को आउट किया तो उसी टाइम हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ए के जो भी चिल्ड्रन है वो क्या हो जाएंगे, हमारे इन हो जाएंगे। ए के चिल्ड्रन कौन कौन से, हमारे बी और सी। बी और सी को हमने क्या कर दिया, इन कर दिया। अब लास्ट में कौन सा है, बी, तो बी को हमने जस्ट क्या कर दिया, आउट कर दिया। जैसे आपने बी को आउट किया तो बी के जो भी चिल्ड्रन है वो क्या हो जाएंगे, हमारे इन हो जाएंगे। तो बी के चिल्ड्रन कौन कौन से, डी, ई, और सी तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब डी को जब हम आउट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डी का तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट ई और सी है, जैसे हमने ई को आउट किया तो ई से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सी। सी को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो सी के जो चिल्ड्रन हैं एफ और जी वो क्या हो जाएंगे, हमारे इन हो जाएंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एफ और जी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप एफ को आउट करेंगे फिर आप चेक करेंगे, वही जैसे आप चेक करते आ रहे हो क्या ये हमारा गोल स्टेट है, नहीं। लास्ट में आपका क्या बचेगा, जी। जैसे ही आप जी को बाहर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपका क्या है, आपका गोल स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें वर्किंग प्रोसीजर पूरा परफॉर्म करते हो जब भी आप स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट को फाइंड आउट करते हो कि हमारी गोल स्टेट हमारी क्या होगी, या उसके पाथ को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले ए पे गए, फिर आप बी पे गए, देन उसके बाद आप डी पे गए, तो ए, बी और डी, यानी आप इस तरीके से वर्टिकली इसमें वर्क होता है। बट हम अभी बीएफएस में देख रहे थे कि हम हॉरिजॉन्टली या लेवल वाइज चल लेते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसमें क्या चलते हैं, वर्टिकल वाइज इसमें हम वर्क करते हैं। क्लियर है आपको कि किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। अब इसमें क्या, ये हमेशा, जैसे कि अभी हमने बीएफएस में देखा था कि बीएफएस आपका हमेशा आंसर देगा। क्या डीएफएस हो सकता है कि आपका किसी ऐसा पॉइंट आ जाए कि कभी आंसर ना दे, हो सकता है क्या, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यही है। ठीक है, बी, सी, ये एफ और जी आपका सेम ऐसे ही है डायग्राम, डी और ई। ठीक है, अब यहाँ जी, एच, देन आई, देन डैश डैश डैश, इस तरीके से क्या चलता है, वर्टिकल वाइज चलता है। तो जैसे ये ए पे गया, देन बी पे गया, देन डी पे गया, देन एच पे गया। अगर ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा तो ये यहीं फंसा रह जाएगा, ये कभी गोल स्टेट तक तो पहुंचेगा ही नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो डीएफएस में हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो वर्टिकल वाइज किसी भी नोट को चेक करता है, अगर वो इनफाइनाइट लूप में वो जा रहा है तो वो वहीं अटका रह जाएगा, वो कभी वहाँ से बाहर ही नहीं आएगा और कभी भी वो गोल स्टेट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो डीएफएस कभी कभी क्या होता है, कभी भी गारंटी नहीं देता कि वो आपको क्या करेगा, हमेशा हमेशा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेगा। बट बीएफएस आपका हमेशा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके देता है और शॉर्टेस्ट पाथ को आपको फाइंड आउट करके देता है। बट ऐसा डीएफएस में नहीं है। डीएफएस प्रोबेबली देता है, बट अगर वो ऐसे इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है तो वो आपको आंसर नहीं दे पाता। क्लियर है आपको कि डीएफएस की वर्किंग
प्रोसीजर क्या है, इसमें भी आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो वही आएगा, ACNG। क्लियर है आपको कि DFS आपका किस तरीके से काम करता है। अब इसकी पूरी थ्योरी देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इट यूजेज स्टैक लीफो। अब ये जो बकेट जो मैंने आपको बताया ये स्टैक ही तो है, आप पढ़े हैं ना डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट उसी का ही पार्ट है, ये स्टैक ही तो है। स्टैक के अंदर हम डाल रहे हैं देन बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये स्टैक का यूज करता है जो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। DFS एक्सप्लोर अ डीपली एज पॉसिबल डाउन वन पाथ बिफोर बैक ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अदर पाथ। DFS क्या करता है, जो भी नोड पे जाता है उसके डेप्थ में चला जाता है। इन डेप्थ में वो जाता है जब तक वो आपका नोड फिनिश नहीं हो जाता। जब वो नोड फिनिश हो जाता है, जैसे कि ये जाता है पूरा लास्ट तक जाता है, जब आपका इसका नोड पूरा फिनिश हो जाता है डेप्थ में, उसके बाद वो बैक ट्रैक करके ऊपर आता है। ये बोल रहा है, इट फॉलो वन ब्रांच ऑफ द प्रॉब्लम अंटिल इट रीचेज द एंड और अ डेड स्टेट, देन इट बैकट्रैक एंड कंटिन्यू फ्रॉम अनदर ब्रांच। ये फॉलो करता है ब्रांच वाइज, जैसे मैंने आपको बताया जब डेड स्टेट एंड स्टेट आ जाती है वो वहां तक जाता है, उसके बाद वो बैक ट्रैक करता है नेक्स्ट ब्रांच पे, देन उसके बाद वो क्या करता है, चेक करता है। क्लियर है आपको। तो जैसे DFS मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर आपका होता है। अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो सेम वही स्टेप्स है। वो स्टार्ट करता है आपकी इनिशियल स्टेट रूट नोड या स्टार्टिंग नोड से, गो एज डीप एज पॉसिबल इनटू वन ब्रांच। अगर उसने एक पाथ चूज कर लिया है कि मुझे स्टार्टिंग स्टेट A है तो A के बाद वो B पर ही जाएगा, B के बाद वो D पर ही जाएगा, देन H पर ही जाएगा। इसी तरीके से वो ब्रांच वाइज या नोड वाइज एक ही पाथ को वो फॉलो करेगा इन डेप्थ में। इफ़ यू हिट अ डेड स्टेट और रीच अ सॉल्यूशन, अगर आप किसी डेड स्टेट पे या किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हो, बैक ट्रैक टू द लास्ट डिसीजन पॉइंट एंड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर ऐसा हो जाता तो जस्ट आप वहीं से ही बैक ट्रैक करते हो और दूसरे ऑप्शंस को या दूसरे नोड्स को एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर एग्जाम्पल इसका बताया था, तो ये होता है हमारा DFS का पूरा वर्किंग प्रोसीजर कि DFS आपका किस तरीके से काम करता है। क्लियर है आपको कि DFS क्या होता है, DFS किस तरीके से हमारा काम करता है। अब बात करते हैं IDS की, इटरेटिव डिपिंग सर्च। अब इटरेटिंग डिपिंग सर्च से पहले आपको DFS और DLS पता होना चाहिए। DFS तो अभी हमने पढ़ा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई इनफाइनाइट लूपिंग की। तो अगर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो वो हमेशा वहीं रह जाता है, कभी भी गोल स्टेट को फाइंड आउट कर ही नहीं पाता है। एक होता है DLS क्या होता है, डेप्थ लिमिट सर्च। अब ये डेप्थ लिमिट सर्च क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ कि डेप्थ लिमिट सर्च आपका किस तरीके से काम करता है। जब भी आप सर्चिंग करते हो ना, जैसे A हो गया, B हो गया, देन C हो गया, ठीक है, D, सेम एग्जाम्पल को ही लेंगे हम, E, F और G, ठीक है। अब F और G, अब DLS क्या होता है, डेप्थ लिमिट सर्च। ये क्या करता है, ये DFS की जो प्रॉब्लम थी वो उसको रिजॉल्व कर रहा था। DFS में इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम थी ना, तो इसने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो किया, बट इसमें खुद में एक प्रॉब्लम आ गई। ये क्या करता है, लिमिट लगा देता है, जो भी आपकी डेप्थ की लिमिट होती है वो लिमिट लगा देता है। वो ये क्या करता है, L=1। L=1 का मतलब क्या है कि आप लिमिट 1 तक ही चेक करोगे, उसके अलावा आप चेक नहीं करोगे। तो आपने A को चेक किया, A आपका गोल स्टेट नहीं, B को आपने चेक किया, B आपका गोल स्टेट नहीं, C आपका गोल स्टेट नहीं, तो आप इसके आगे नहीं चेक करोगे क्योंकि लिमिट क्या लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1 तक लगी हुई है। तो आप लेवल 2 को तो चेक ही नहीं करोगे, जबकि लेवल 2 में आपका गोल स्टेट है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम थी कि भाई अगर आपने लेवल सेट कर दिया है और दूसरे लेवल पे आपका गोल स्टेट है तो आप वहाँ कभी भी उसको फाइंड आउट कर ही नहीं पाते। तो DLS में भी एक प्रॉब्लम होगी, इसने DFS की प्रॉब्लम को तो सॉल्यूशन कर दी, बट इसके अंदर खुद के अंदर लिमिट की प्रॉब्लम आ गई कि भाई लिमिट लगा दी तो हम उससे आगे तो जा ही नहीं सकते, बट उसके आगे हमारा सॉल्यूशन है तो अब कैसे करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा आपका IDS ने, इटरेटिव डिपिंग सर्च। इटरेटिव डिपिंग सर्च ने DFS और DLS के जो भी डिसएडवांटेजेस थे उन दोनों को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। इटरेटिव डिपिंग सर्च इज अ सर्च स्ट्रेटेजीज इन AI दैट कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ DLS, BFS एंड DFS। आप समझ लें BFS, DFS और DLS जो भी हमारी एल्गोरिथम्स हैं उनके जो भी बेस्ट फीचर्स हैं वो इसने अडॉप्ट कर लिए। इट इज़ अ मैथड दैट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ बोथ DLS एंड DFS। DFS और DLS में जो भी दोनों प्रॉब्लम थी उन दोनों प्रॉब्लम को क्या करा, इसने अवॉइड किया। मैंने अभी आपको बताया DFS में क्या प्रॉब्लम थी, इनफाइनाइट की, और DLS में क्या थी, लिमिट की, कि अगर हम लिमिट लगा रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हम वहीं तक ही सर्च कर पा रहे थे, नेक्स्ट लिमिट तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे, ठीक है।
अब इटरेटिव डिपिंग किस तरीके से काम करता है, अब ये मैं आपको पूरा वर्किंग इसी तरीके से पहले हम समझ लेते हैं कि इटरेटिव डिपिंग आपका किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सबसे पहले ये लिमिट रखता है 0, हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये 0 से चेक करेगा कि जो आपका लेवल ए है क्या वो आपका गोल स्टेट है, नहीं। अगर आपका गोल स्टेट नहीं है तो वो क्या करता है, लेवल को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है 1 से। अब लेवल 1 तक आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 1 तक तो आप सर्च कर सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग से ही करेंगे। स्टार्टिंग से मतलब क्या, रिपीटेडली काम को प्रोसेस करता है, स्टार्टिंग से ही ए से ही करेंगे। फिर आप दोबारा ए को चेक करेंगे, क्या ए आपकी गोल स्टेट है, नहीं। देन आप बी को चेक करेंगे, बी आपकी गोल स्टेट है, नहीं। सी आपकी गोल स्टेट है, नहीं। तो क्या करेगा, ये लिमिट को फिर से इंक्रीज कर देगा, लिमिट को इंक्रीज कर देगा 1। तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब हम यहाँ तक चेक कर सकते हैं, लिमिट 2 तक हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब लिमिट 2 तक ऐसे नहीं कि आप सीधा डी से चेक करोगे, फिर से आप स्टार्टिंग से चेक करोगे। ए क्या आपका गोल स्टेट है, नहीं। बी आपका गोल सेट है, नहीं। डी आपका गोल सेट है, नहीं। ई आपका गोल सेट है, नहीं। देन आप सी पे स्विच करोगे, सी आपका गोल सेट है, नहीं। एफ आपका गोल सेट है, नहीं। जी आपका गोल सेट है, यस, जी आपका गोल सेट है। तो इसमें क्या हुआ, डीएफएस की प्रॉब्लम भी सर हमें फाइंड आउट होगी। डीएफएस में ये कभी भी इनफाइनाइट लूप में जा ही नहीं सकता। क्यों, अगर उसको लेवल 1 में ही आंसर मिल गया तो लेवल 2 को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो गोल स्टेट से मतलब है ना, जहाँ गोल स्टेट मिला वहाँ उसका काम खत्म। लेवल वाइज लेवल काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें लिमिट है कि भाई हम बस लेवल 1 तक चेक कर सकते हैं। नहीं मिला तो जस्ट आप इंक्रीज कर दो, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। ठीक है, क्लियर है आपको। बस इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो हम काम को है रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे थे। अभी आपने देखा कि ए को हम 3 बार चेक कर रहे हैं, अगर हम लिमिट को 2 बार इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 ही बार हम उसको बार बार से चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लेवल 0 पे देखोगे, तो हम स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए को रखेंगे, ए को चेक करेंगे, क्या ए हमारा है गोल सेट, नहीं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करा हमने लेवल 1 पे। ठीक है, लेवल 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो जस्ट हम फिर से ए को चेक करेंगे, क्या ए आपका गोल सेट है, नहीं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन आपका क्या आ जाएगा, जैसे ही आपने ए को बाहर आउट किया तो बी और सी उसके चिल्ड्रन है, बी और सी आ गया, क्योंकि अब तो लेवल इंक्रीज हो गया है। बी को चेक करा, बी आपका गोल सेट है, नहीं। अभी आप डी और ई को तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लिमिट का है लेवल 1 तक ही है। अब बी नहीं है, कोई नहीं, आप आउट करो। देन फिर आप क्या करोगे, सी को चेक करोगे, सी आपका गोल सेट है, नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करोगे, लिमिट की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दोगे। जैसी 1 इंक्रीज करी तो अब आप कहाँ तक चेक कर सकते हो, लेवल 2 तक चेक कर सकते हो। जब आप लेवल 2 से चेक करोगे तो फिर से आप स्टार्टिंग से चेक करोगे, ए से ही स्टार्ट करोगे, ए से चेक करोगे, ए आपका गोल स्टेट है, नहीं है। तो देन आप इसको आउट कर दोगे। देन ए के जो चिल्ड्रन है वो क्या है, बी और सी। देन आप बी को चेक करोगे, बी आपका गोल सेट है, नहीं। देन आप इसको आउट कर दोगे। देन बी के जो चिल्ड्रन है डी और ई, डी और ई आ जाएंगे। फिर आप इसको डी को चेक करोगे, क्या वो गोल सेट है, नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ई और सी। ई और सी जैसे आप ई को आउट करोगे तो ई का तो डी और ई का तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सी को आउट करोगे तो सी को जैसे ही आपने आउट किया तो इसके जो चिल्ड्रन है वो आपके क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। अब इसके चिल्ड्रन कौन कौन से, एफ और जी। फिर आप एफ को आउट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ का तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। तो जैसे ही आप जी को आउट करोगे देन आप चेक करोगे कि जी आपका क्या है, गोल स्टेट है। तो यहाँ आपका गोल स्टेट मिल गया। यहाँ पे भी जो आपका पाथ होगा ए सी और जी ही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम रिपीटेडली एक ही चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसने जो डीएफएस और डीएलएस की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं आईडीएस, इटरेटिव डिपिंग सर्च। इसमें यही लिखा हुआ है, इटरेटिंग डिपिंग इज लाइक डूइंग अ सीरीज ऑफ डीएफएस विद इंक्रीजिंग डेप्थ लिमिट। हम इसमें क्या करते हैं, डेप्थ लिमिट के साथ ओवर करते हैं। अगर हमें नहीं मिलता, सर्च करते हैं पहले डेप्थ लिमिट 0 से, नहीं मिलता तो जस्ट उसको 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाते हैं जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिलती। क्लियर है। अगर हम इसके पूरे वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट विद डेप्थ। सबसे पहले आपको जो भी आपकी सर्च है, जो भी आपके स्टार्टिंग नोड है या रूट नोड है या स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। लिमिट की वैल्यू को क्या कर दोगे, लेवल की लिमिट की डीपर जो लिमिट है उसकी वैल्यू को 0 कर दोगे। फर्स्ट आप परफॉर्म करोगे डीएफएस को और चेक करोगे कि जो आपका डीप लिमिट है, जो आपका वो आया एलिमेंट आया, क्या वो आपका गोल स्टेट का एलिमेंट है, नहीं है। नहीं है तो आप क्या करोगे, इंक्रीज द डेप्थ लिमिट। डेप्थ लिमिट को इंक्रीज कर दोगे, देन लेवल 1 पे चेक करोगे। नहीं है तो एक बार फिर से इंक्रीज कर दोगे, लेवल 2 पे चेक करोगे। आप जब तक ये इंक्रीमेंट करते रहोगे जब तक आपको गोल स्टेट नहीं मिलता।
ठीक है, वही लिखा हुआ है कंटिन्यू अंटिल सॉल्यूशन इज फाउंड। जब तक आप ये चीज़ें परफॉर्म करते रहोगे जब तक आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता। अब ये जो पूरा वर्किंग है मैंने आपको समझा दिया है, इसमें वही सब लिखा हुआ है जो अभी हमने परफॉर्म किया था इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल है वही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आगे सॉल्व हुआ है। ये प्रॉपर एग्जाम्पल है, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज। अभी हमने देखी थी अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज जिसमें हमें प्रायर नॉलेज कुछ भी नहीं थी प्रॉब्लम से रिलेटेड। बट इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है जिस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं उसकी हमारी प्रायर नॉलेज हमें पता होती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम ये है। इसको इस स्ट्रैटेजीज को ऐसी सर्च स्ट्रैटेजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज आर मेथड यूज्ड इन एआई टू फाइंड सॉल्यूशन मोर एफिशिएंटली यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम टू मेक स्मार्टर चॉइस ड्यूरिंग द सर्च। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज क्या है, एक ऐसा मेथड है एआई के अंदर जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को एफिशिएंटली फाइंड आउट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रायर नॉलेज होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होती है उस प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी हेल्प से हमें सर्चिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत ईजिली हम सर्च कर पाते हैं अपने गोल स्टेट को। क्लियर है आपको? अब इसमें सबसे पहले एल्गोरिथम आते हैं हमारे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारी इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज की पहली सर्चिंग टेक्निक है। अब बेसिकली ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये है क्या, जो हमारी बीएफएस और डीएफएस टेक्निक्स थी जो हमने अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज में पढ़ी थी, अगर हम उनके एडवांटेजेस को कंबाइन कर दें तो वो हमारा क्या बनता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च। अभी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है क्या और ये किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। दिस सर्च स्ट्रैटेजीज एम टू फाइंड द गोल एज क्विक एज पॉसिबल बाय एक्सप्लोरिंग द पाथ दैट सीम्स क्लोजर टू द गोल बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। इसके अंदर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के अंदर हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट होती है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारा यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है। ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक जो भी हमारी एस्टिमेट कॉस्ट होती है उसको फाइंड आउट करके देता है कि हाँ आप इस यहाँ से चलोगे वहाँ तक आपकी एस्टिमेट कॉस्ट ये होगी। तो वो कौन बताता है, आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करता है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन का किस तरीके से यूज़ करता है वो हम एक पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और इसमें जो हमारी सर्चिंग स्ट्रैटेजीज है वो बहुत क्विक होती हैं, बहुत एफिशिएंट होती है, क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होती है कि भाई हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमें कौन से पाथ पर जाना है, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग प्रोसीजर पे देखेंगे। तो आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हो, ये हमारा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में हमारे क्या ए क्या स्टार्टिंग स्टेट है और जी क्या हमारे गोल स्टेट है। अब हम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन की हेल्प से हम किस तरीके से बहुत इजीली एफिशिएंटली और क्विकली हम फाइंड आउट कर पाते हैं बेस्ट पाथ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए है, ए हमारे स्टार्टिंग स्टेट्स है, डी एफ जी एच, ये जो सब है यहाँ आपके एक वैल्यू देख रहे होंगे 40, 35, 17, 25, ये क्या है, इनके ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसमें ऑलरेडी हमें गिवन होती है कि हाँ ए से डी तक जाने की 35 है, ए से सी तक जाने की 25 है, ए से बी तक जाने की 32 है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चल गया, देन आप क्या करते हो, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब ए से हमारे पास 3 पाथ जाते हैं। ठीक है, ए से हम बी भी जा सकते हैं, ए से हम कहाँ जा सकते हैं, सी भी जा सकते हैं और डी भी जा सकते हैं। डी तक जाने की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 35 है, सी तक की 25 है और बी तक की 32 है। अब हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पाथ हमें फॉलो करना है, ए से डी जाएंगे, ए से सी जाएंगे या ए से बी जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे। जितनी कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी हम उस पाथ को फॉलो करेंगे। अब 35, 25 और 32 में से मिनिमम कौन सी है, 25। तो हम क्या करेंगे, ए से कहाँ मूव करेंगे, सी पे। अब सी पे आ गए हैं, अब सी से देखेंगे हमारे 2 पाथ जाते हैं, सी से एफ है एक हमारा और सी से क्या है, ई है। सी से एफ की वैल्यू जो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो 17 है और ई तक की कितनी है, 9 है। तो सी से हम कहाँ जाएंगे, 17 पे जाएंगे या 19 पे जाएंगे, जो मिनिमम है वहाँ जाएंगे। तो सी से हम कहाँ जाएंगे, एफ पर, क्योंकि वो मिनिमम है। देन एफ से अब हम देखेंगे, एफ से हम कहाँ जाएंगे, एफ से तो सीधा हमारा जी है, गोल स्टेट है, तो एफ से सीधा हम जी चले जाएंगे जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा पाथ क्या आ गया, ए से सी, सी से एफ, एफ से जी। हमें पाथ तो मिल गया, बट ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ये जो आपका सॉल्यूशन आया वो बेस्ट आया है या ये ऑप्टिमल है या इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता।
ये सिर्फ क्या करता है, बहुत क्विकली और बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। बट ये सॉल्यूशन हमेशा ऐसा नहीं है कि बेस्ट ही सॉल्यूशन होगा, इससे बेस्ट भी या इससे शॉर्टेस्ट पाथ भी हमें मिल सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा इसका वर्किंग प्रोसीजर, ये इस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, इसमें ह्यूरिस्टिक एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली हुई है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है जब भी इसका क्वेश्चन अगर आता है तो वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वही है स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल नोड। सबसे पहले जो आपका इनिशियल नोड है आपको वहां से स्टार्ट करना है। देन इवेल्युएट पाथ यूजिंग अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन के हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको कौन से पाथ की तरफ मूव करना है। किस तरीके से आप चेक करेंगे, द एल्गोरिथम चेक पॉसिबल पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले वो चेक करेगी कि जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है उससे हमारे पाथ कितने हैं, कितने पॉसिबल पाथ्स हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आप चेक करोगे उन पाथ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जो कि एक नंबर होता है। अब जितना आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी उतने ही आप क्लोजर होंगे गोल की। जैसे कि अभी आपने देखा तो ए से हम डी नहीं गए, हम ए से सी गए। क्यों? क्योंकि उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिनिमम थी, और जितनी मिनिमम होती है तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि हम गोल की तरफ उतना ही क्लोज जा रहे हैं। देन चूज द पाथ, अब जिसमें एट दिस स्टेप आपको ये चूज करना है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल है, उस पाथ को मूव करना है। और ये रिपीट करना है तब तक, ये प्रोसीजर आप प्रोसेस को रिपीट करते तो जाएंगे जब तक आप अपनी गोल को, जो आपकी गोल स्टेट है उसको आप रीच नहीं कर देते। ए से सी, सी से एफ, एफ से जी, तो ये आपका क्या हो गया, इसका मिनिमम पाथ हो गया जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपने गोल स्टेट तक पहुंच गए। ठीक है, अब आपने इसमें सारे पॉसिबल पाथ को चेक नहीं किया। जैसे हम अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजीज जो हमने देखी थी वहाँ हम ऑल पॉसिबल पाथ्स को चेक कर रहे थे। ए से हम पहले डी भी जा रहे थे, सी भी जा रहे थे, बी भी जा रहे थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा टाइम भी बचा रहा है, एक एफिशिएंट वे में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा है, और एक अच्छा सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराता है। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा हमें सॉल्यूशन बहुत मिनिमम टाइम में दे देता है। क्लियर है आपको? अब ये जो पूरा मैंने आपको समझाया है, ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप प्रॉपर इसको लिख कर आएंगे कि हमने स्टार्ट किया ए से बी, ए से सी, ए से डी, फिर उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, देन हमने सबसे मिनिमम को चूज़ किया। वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं कि मिनिमम और बेस्ट पाथ हमें किस तरीके से फाइंड आउट हुआ है। क्लियर है आपको? अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। सिर्फ आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू का चेक करना और मिनिमम, जो मिनिमम है उसकी तरफ बढ़ते जाना, आपको पाथ मिल जाएगा। फास्ट है क्योंकि हम इसमें सारे पॉसिबल पाथ को चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। लो मेमोरी, इसमें इतना मेमोरी का यूज़ नहीं है क्योंकि जितना हम पाथ को, पॉसिबल पाथ को चेक करेंगे उतनी ही हमारी मेमोरी यूज़ होती है। सिर्फ यहाँ जो मेमोरी यूज़ होती है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ये इसकी सेवरल एडवांटेजेस हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है वो हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, कि भाई ये जो अभी मुझे सॉल्यूशन मिला ज़रूरी नहीं है कि ये बेस्ट है, इससे भी बेस्ट हो सकता है, बट एक गुड सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराता है ये। और हमेशा जब भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐड हो जाती है, काफ़ी बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू चाहिए ही होती है। आप सोचो किसी भी अगर नोट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिसिंग हो गई तो कैसे करेंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, आगे पाथ को चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर है। अब जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम आती है वो आती है हमारी ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम भी हमारी इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज की ही एल्गोरिथम है। ये भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कराती है, इसमें भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होती है, बट एज कम्पेयर टू जो भी हमने बेस्ट सर्च एल्गोरिथम पढ़ी, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, वो इससे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। एडवांस वर्जन है ये ग्रीडी BFS का, और बहुत इजीली, बहुत लाइक आप इसमें क्या था, हमें ये ग्रीडी BFS में ये था कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, कि हम ये कह ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये जो भी मेरे पास सॉल्यूशन आया ये बेस्ट है। बट ए स्टार सर्च एल्गोरिथम में जो आपको पाथ मिला है वो आपको बेस्ट ही होगा, उससे बेस्ट और उससे शॉर्टेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता। ये एल्गोरिथम ये इंश्योर करती है। क्लियर है आपको? अब ये जो एल्गोरिथम है एक फंक्शन के ऊपर, लाइक इसका एक फॉर्मूला है उसके ऊपर ये वर्क करता है। अभी हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे प्रॉपर किस तरीके से ये काम करता है। ए स्टार इज अ स्मार्ट वे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट टू द गोल पॉइंट। ए स्टार जो सर्च एल्गोरिथम है एक स्मार्ट वे है जिसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर पाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू गोल पॉइंट। इट लाइक अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ ग्रीडी BFS। जब भी हमने ग्रीडी BFS पढ़ा उसका ये एडवांस वर्जन है, क्योंकि ग्रीडी BFS में सिर्फ और सिर्फ एक
नहीं, दो डिसएडवांटेजेस थे, एक तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू की और दूसरा था कि भाई ये बेस्ट सॉल्यूशन तो हमें कभी ऐसा है ही नहीं कि जो ये हमें सॉल्यूशन मिला वो बेस्ट है, वो चीज़ भी हम नहीं कह पा रहे थे, बट इसमें वो चीज़ हम बोल पा रहे हैं कि जो हमें पाथ मिला है वो हमें बेस्ट ही है। ठीक है, अभी किस तरीके से काम करता है प्रॉपर ये अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हमारा काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो कि है एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। एफ एन क्या है आपका, एफ एन है आपकी एस्टिमेट कॉस्ट, जी एन क्या है आपकी एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू एंड नोड, और एच एन क्या है आपका एस्टिमेट कॉस्ट फ्रॉम एंड टू गोल नोड। अब ये एच एन क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जी एन क्या है आपका एक्चुअल कॉस्ट। अब किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए से जाने के लिए हमारे पास ये सब पाथ है, फिर यहाँ से जाने के लिए हमारे पास और भी सब काफ़ी सारे पाथ हैं, ये है हमारी गोल स्टेट। ए से स्टार्टिंग पॉइंट से आप जो यहाँ तक जा रहे हो इसको हम बोलते हैं जी एन, ठीक है, एन तक, और फिर आप एन पे पहुंचकर वहां से आप जो भी पाथ चूज कर रहे हो वो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच एन, कि गोल से एस्टिमेट कॉस्ट फ्रॉम एन से गोल तक एच एन कहलाती है, और स्टार्टिंग से एन तक जो है हमारी वो कहलाती है हमारी जी एन। और आपको पता है एफ एन क्या है, कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है अब आपको। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमें गिवन है, ये सब चीज़ें हमें गिवन है क्या क्या और किस तरीके से हैं। एस से बी जाने की कॉस्ट जो है वो आपकी 4 है, वो क्या है आपका जी एन, क्लियर है। और ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये सब क्या है आपकी एच एन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। अब आपको किस तरीके से इसमें सॉल्व करना होता है वो मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एस पर हैं, एस से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एस से मैं बी पे जा सकती हूँ और एस से मैं कहाँ जा सकती हूँ, सी पर जा सकती हूँ। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या, एफ एन इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। ठीक है, अब पहले एस से मैं बी जा रही हूँ तो एफ एन इक्वल टू एस से बी जाने की कॉस्ट, जी एन यानी उसकी कॉस्ट कितनी है स्टार्टिंग से एन तक पहुंचने की, कितनी है 4 प्लस बी की खुद की वो क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 16। इसी तरीके से आप एस से सी की देखेंगे, एस से सी की जी एन कितना है, एस से सी तक जाने के लिए हमारी कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है 3, और सी के ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 11। तो जब आप करेंगे तो ये क्या है आपका 14। अब आप चेक करोगे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 14 मिनिमम है कि 16 मिनिमम है, तो 14 मिनिमम है, तो हम कौन सा पाथ चूज करेंगे, एस से हम कहाँ जाएंगे सी, या हम बोल सकते हैं एस सी। क्लियर है अब आपको। अब आप सोचोगे कि भाई ये जो 16 है हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं, अभी आगे जब आप देखोगे तो हम आगे इसको चेक भी करते हैं कि भाई क्या ये तो हमें मिनिमम पाथ नहीं दे रहा, ये तो हमारा, हाँ ये तो दे रहा है, बट जब हम आगे स्टेप बढ़ेंगे तो हम आगे के इसके स्टेप भी चेक करेंगे क्या ये तो मिनिमम नहीं दे रहा। अभी आपको समझ आएगा किस तरीके से। अब हम एस से सी पहुंच गए, ठीक है, अब एस से सी पहुंच गए, अब हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, एस से सी हम ई पे भी जा सकते हैं, एस से सी हम डी पे भी जा सकते हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हो, तो एस से सी हम कहाँ जा सकते हैं, ई पर भी जा सकते हैं, और एस से सी हम कहाँ जा सकते हैं, डी पर भी जा सकते हैं। अब एस से सी के हमारी कॉस्ट कितनी है निकालो, वैसे तो हमने निकाल रखे बट आप खुद से निकालो। एस से सी कितना गए हम 3, प्लस सी से ई गए फिर कितना हुआ 10, और ई तक पहुँच, ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 4, जबकि कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा आपका 17। क्लियर है आपको। स्टार्टिंग नोट से ही अभी हम देखते हैं, क्योंकि जी एन जो आपने पढ़ा है ना वो क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग नोट टू एन। हमेशा स्टार्टिंग नोट से जो इस नोट पर आप पहुंचना चाह रहे हो वहां से पूरी आप एक्चुअल कॉस्ट को चेक करते हो। ऐसे नहीं कि सी से ई जा रहे हैं तो बस ये 10 को कैलकुलेट करेंगे, नहीं, स्टार्टिंग नोट से ही आप हमेशा चेक करोगे। अब एस से सी और डी, अब एस से सी जाने की क्या है 3, फिर सी से डी जाने की क्या है कॉस्ट 7, और डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 6। जब आप चेक करोगे तो ये क्या आएगा आपका 16। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 16, बट अभी जब हम प्रीवियसली स्टेप पे थे तो वहाँ पे भी तो हमारी क्या आई थी वैल्यू 16 ही तो आई थी। अब एस से बी तो हम पहुँच गए, अब उससे आगे क्या हमें पाथ को चेक करना पड़ेगा, क्या वो तो इससे मिनिमम नहीं दे रहा, वो चेक करते हैं। ठीक है, एस से बी, बी से आप कहाँ जा सकते हो, एफ जा सकते हो और ई जा सकते हो, तो एफ जाइए और एस से बी आप ई जाइए। अब एस से बी एफ की कैलकुलेट करेंगे तो एस से बी की पहले कितना है 4, देन ये कितना है आपका पहला क्या है 4, देन बी पे पहुंच गए, बी से एफ का क्या है 5, और 5 की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 11। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा आपका 20।
ठीक है। इसी तरीके से एस से बी और ई की कैलकुलेट करते हैं। एस से बी आप गए कितना हुआ कॉस्ट, जी एन कितना हुआ आपका 4, फिर बी से ई गए, जी एन कितना है आपका 12 और ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है आपकी 4, तो यहाँ पे भी आपका क्या है 20। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मिनिमम कौन सा है हमारा, यहाँ तो 20 आ रहे हैं बट मिनिमम कौन सा है आपका 16। ठीक है, तो हम ये वाला पाथ चूज करेंगे। तो आप एस से सी गए, सी से आप डी गए। अब डी से अब हम कहाँ जा सकते हैं, डी से तो सिर्फ हमारा एक ही पाथ है, डी से हम ई जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एस से सी गए, सी से डी गए और डी से अब हम कहाँ जा रहे हैं, ई जा रहे हैं। तो अब आप उसको चेक कर लीजिए, एस से सी, पहले अब मैं दिखा देती हूँ, एस से सी आपकी वैल्यू क्या है जी एन की 3। ठीक है, फिर सी से कहाँ जाना है, हमें डी जाना है। तो सी से डी के ह्यूरिस्टिक आपकी वैल्यू क्या है, जी एन क्या है 7। देन डी से ई जाने की क्या है आपकी जी एन 2 और ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है आपकी 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 12 + 4 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 16 आ गया। अब आप ई पे पहुंच गए, एस से सी से डी, डी से ई। अब ई से तो सिर्फ आप जी ही जा सकते हो जो आपकी गोल स्टेट है, तो सबको आप कैलकुलेट कर लो। एस से सी जा रहे हैं 3, फिर सी से डी जा रहे हैं 7, फिर डी से ई जा रहे हैं 2, देन ई से जी जा रहे हैं हमारा 5 और जो जी की हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 0। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका कितना आएगा, आपका 17 आएगा। और यही आपका मिनिमम पाथ है, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इससे शॉर्टेस्ट पाथ आपका नहीं हो सकता इस ग्राफ के अंदर। तो हमारा क्या हुआ, एस से सी जाइए, सी से डी जाइए, डी से ई जाइए और ई से जी जाइए। ये सबका आपका शॉर्टेस्ट पाथ है और सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट अब जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी कि भाई ये किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। हमेशा इस स्टार्टिंग स्टेट से आप चेक करते जाओगे। बस आपको जीएन और एचएन का ध्यान रखना है कि भाई जीएन क्या होता है और एचएन क्या होता है। ठीक है, जीएन आपको पता है कि अगर ए से एस से हम बी जा रहे हैं और बी से हम सी जा रहे हैं तो ये जो 4 और 2 लिखा हुआ है ये है आपका जीएन। ये आपका क्या एस्टिमेट कॉस्ट बता रहा है कि स्टार्टिंग से एन नोट तक की हमारी कितनी है। और जब आप एन नोट पे पहुंच रहे जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो क्या आपका एच एन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। इस तरीके से प्रॉपर इसका आपको सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक इन एआई। ह्यूरिस्टिक पढ़ते आ रहे हैं बट इसका मतलब क्या है। ह्यूरिस्टिक बेसिकली जो वर्ड है इसका मतलब ही यही है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करें और वो सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन है। वही जैसे अभी आपने देखा ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या कर रहा है, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही तो प्रोवाइड करा रहा है, बेस्ट सॉल्यूशन ही तो प्रोवाइड करा रहा है। तो वही होता है ह्यूरिस्टिक आर लाइक स्मार्टर गैसेस और शॉर्टकट दैट हेल्प अस सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर क्विकली। ह्यूरिस्टिक की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम को बहुत क्विकली और बहुत स्मार्टली उसको सॉल्व कर पाते हैं। दे डू नॉट ऑलवेज गारंटी द बेस्ट सॉल्यूशन बट दे हेल्प अस गेट अ गुड सॉल्यूशन विदाउट हैविंग टू ट्राई एवरी सिंगल पॉसिबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूरिस्टिक हमेशा ये नहीं है कि जो आपको पाथ मिल रहा है, जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो बेस्ट ही रहेगा, बट वो एक गुड सॉल्यूशन ज़रूर रहेगा। बेस्ट नहीं रहेगा बट वो एक गुड सॉल्यूशन ज़रूर रहेगा। और इसमें आप क्या करते हो, ह्यूरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो चलते हो। वहाँ तो आपको हर पॉसिबल पाथ को तो आप चेक नहीं करते, तो वहाँ आपका टाइम बहुत बचता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फास्टर है, ईजियर है और नॉट परफेक्ट नहीं है बट हमें गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हम इसको एआई के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारा मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट हमारी कम रहे और बहुत अच्छा हमें गुड सॉल्यूशन मिल जाए। क्लियर है आपको। और अगर आपको बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को यूज़ करो। भाई बेस्ट के लिए भी तो आपके पास एल्गोरिथम है, ऐसा थोड़ी एल्गोरिथम्स नहीं है, एल्गोरिथम तो है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि भाई आपके लिए बेस्ट कौन सा है। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग एज गुड एज पॉसिबल। किसी भी चीज़ को आप कितना अच्छा बना सकते हो, कितने मतलब
ऐसा क्या कर सकते हो उसके अंदर कि वो बेस्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कितना कम से कम हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। इन एआई दिस यूजुअली मीन्स फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट वे टू डू समथिंग। एआई के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट वे, कि हम किसी चीज़ को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, कितने हमारी रिसोर्सेज कम से कम रिसोर्सेज होंगे, कितनी हमारी लेस से लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये सब चीज़ें हमारी कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि ह्यूरिस्टिक एंड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग हमारा इसके अंदर क्या होता है। अब ये जो ह्यूरिस्टिक एंड ऑप्टिमाइजेशन तो आपको क्लियर है, अब बट ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को एक बार आप ज़रूर से करके देखो खुद से, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है। अब भाई हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि भाई किसी हिल पे यानी हम किसी माउंटेन वगैरह पे वहाँ चढ़ रहे हैं, उस एल्गोरिथम के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एल्गोरिथम होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। हमें इसमें क्या होता है, एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक हमारा गोल पॉइंट होता है। हमें इसमें क्या होता है, हमारा ब्लाइंड फोल्ड होता है। ब्लाइंड फोल्ड होकर हम चलते जाते हैं जब तक हमें अपनी जो हमारी करंट स्टेट है उससे जो नेक्स्ट स्टेट हमें बेस्ट लगती है तभी हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि इसमें हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो तो आप वहाँ से बैक ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे जा रहे हैं आप सीधे नेक्स्ट ही मूव कर सकते हैं, प्रीवियसली आप बैक नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये बात होती है। अब दूसरे इसमें क्या होता है कि अगर करंट स्टेट से हमारी नेक्स्ट स्टेट को हम कंपेयर करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी अगर वो करंट स्टेट से बेस्ट है तो ही हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते जाते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। और अगर हमारी करंट स्टेट और जो हमारी करंट स्टेट और जो हमारी बैक स्टेट है, करंट स्टेट बेस्ट है, बैक स्टेट यानी से वर्स्ट है, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, वहीं रुक जाएंगे और हम कह देंगे कि ये हमारा क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमारी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम हमारी काम करते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हिल क्लाइंबिंग इज लाइक ट्राइंग टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हिल। हिल क्लाइंबिंग का मतलब यही है कि भाई जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके हम हाईएस्ट पीक पर जाना चाहते हैं, हाईएस्ट पीक तक पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई ये हमारा बेस्ट है। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग समवेयर ऑन अ हिल एंड योर गोल इज टू गेट द टॉप। एट ईच स्टेप यू लुक अराउंड एंड मूव टू द हाईएस्ट पॉइंट यू कैन सी। आप जैसे चल रहे हो, ठीक है, पीक पर आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो आप क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है कि भाई जो इसकी पीक है, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, मुझे वहां तक पहुंचना है। वही इसके अंदर होता है, हम अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं और हम बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यू कीप डूइंग दिस अंटिल यू कैन नॉट फाइंड एनी हाईएस्ट पॉइंट। आप कब तक चलते रहोगे? जब तक आपको हाईएस्ट पॉइंट नहीं मिल जाता। जैसे आपको यहाँ ये पीक पर हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, आप रुक जाओगे और कह दोगे कि भाई मैं अपनी पीक पर पहुंच चुका हूँ और यही मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। दैट एसेंशियली हाउ द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम वर्क। इसी तरीके से हमारी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। जब तक हमारा जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे करंट स्टेट से बेस्ट है, उससे अच्छा है, तो हम चलते रहेंगे। जैसे ये पीक पॉइंट आ जाएगा हम यहाँ आके रुक जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ हमारा गोल भी रीच हो गया और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बिल्कुल एकदम पीक है, जहाँ बिल्कुल हाईएस्ट है। इसके आगे हम देखते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ की वैल्यू कम होगी, तो ये तो आगे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इससे वर्स्ट है, इससे बेकार है, तो वो आगे मूव नहीं करेगा। तो वो क्या कहेगा कि ये जो पीक है यही मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है और यही मेरा गोल पॉइंट है। इसी तरीके से हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हिल क्लाइंबिंग इज अ सिंपल एल्गोरिथम यूज इन एआई टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम इसको यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, अगर हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इट्स सर्च एल्गोरिथम दैट मूव स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स द गोल, ऑलवेज चूजिंग द नेक्स्ट स्टेप दैट सीम्स टू लीड अपहिल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है और एक करंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट से क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर हमारी नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट से बेस्ट है तो ही वो आगे मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और जहां उसे लगेगा कि भाई ये मेरा पीक है तो हाँ वो आके कह देगा कि ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है। क्लियर है आपको? अभी किस तरीके से हमारी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। सबसे पहले स्टार्ट विद द रैंडम पॉइंट, नेबरिंग पॉइंट, ये सब क्या है, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, देन हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्री है, हमें इस पर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को लगाना है। तो सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग पॉइंट
यही होता है, आपको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग नोड कह दो, आप रूट नोड कह दो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब 6 के पास ये जो हमारी ये वैल्यू, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है हर नोड की। अब ये जो नोड है इसकी वैल्यू क्या है 6। अब हमें क्या चाहिए, आपको पता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब 6 से हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक 4 का है, एक 5 का है, एक 7 का है। वो करंट से 6 से कंपेयर करेगा, क्या 6 से ह्यूरिस्टिक छोटी वैल्यू मिल रही है, क्या 6 से छोटी वैल्यू में मिल रही है, तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा। तो वो कंपेयर करेगा, 4 को कंपेयर करेगा, हाँ भाई 6 जो है 4 से छोटी है। 5 को कंपेयर करेगा, 5 भी 6 से छोटी है। 7 को कंपेयर करेगा, 7 को बोलेगा नहीं भाई ये तो बड़ी है, इसको तो मुझे लेना ही नहीं है। अब 4 और 5 में से भी वो चूज करेगा कि इनमें से भी छोटी कौन सी है। तो 4 और 5 में कौन सी छोटी है, 4। तो ये क्या करेगा, हमारा ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का जो स्टेप है वो आगे मूव कर देगा। अब करंट स्टेट क्या है उसकी, 4, ठीक है। अब ये यहाँ से चेक करेगा जो उसके नोड हैं, उसके पास 2 नोड पे वो जा सकता है, एक 6 पे एक 8 पे। अब वो 4 से कंपेयर करेगा कि क्या 4 से छोटी मुझे वैल्यू मिल रही है। जो वो 4 से कंपेयर करेगा तो हमें 6 मिल रहा है जो 4 से बड़ा है। दूसरा क्या है, 8 मिल रहा है जो 4 से बड़ा है। तो यहाँ तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है, तो वो आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि वो करंट स्टेट से कंपेयर कर रहा है। वो 4 को 6 से कंपेयर कर रहा है, फिर 4 को हमारा 8 से कंपेयर कर रहा है। ये दोनों में देख रहा है कि भाई ये दोनों तो 4 से बड़ी वैल्यू है, मुझे तो बट 4 से छोटी वैल्यू अगर मिलेगी तो ही तो मैं आगे मूव करूंगा। तो बट वो नहीं मिल रही, तो वो क्या कहता है, यही मेरा हाईएस्ट पीक पॉइंट है, यही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। क्लियर है आपको, वो इस तरीके से आपका वर्किंग प्रोसीजर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू का तो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा तक, अभी हमने प्रीवियसली एल्गोरिथम्स में देखा है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा। तो इसलिए ये यहाँ के रुक जाएगा और भाई बोलेगा कि ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है, और जो ये सब बातें इनको नेग्लेक्ट कर देगा, इनको हटा देगा कि भाई ये मेरे किसी काम के नहीं है। क्लियर है आपको, इस तरीके से हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम काम करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। अब हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ है, हम चले, हमने कंपेयर किया करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई ये इससे बड़ी वैल्यू, यस ठीक है, हमें मतलब ये गुड सॉल्यूशन है, हमें पीक पे पहुंचना है, चले चले हम यहाँ पीक पे पहुंच गए, ठीक है, हम यहाँ पीक पे पहुंच गए। हम अब यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, किसी भी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। नीचे का मतलब क्या है कि हम डिक्रीज कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। यहाँ ह्यूरिस्टिक वैल्यू को नहीं समझ लेगा, यहाँ ऐसा मत सोचिएगा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बात चले। एक नॉर्मली बात चल रही है कि जो कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में उसे पीक पर पहुंचना होता है, तो वो पीक पर तो पहुंच गया, अब वो पीक से नीचे तो नहीं जाएगा। अब वो पीक से नीचे कंपेयर करेगा तो वो देखेगा कि भाई यहाँ तो मेरी वैल्यूज कम हो रही, यहाँ तो मेरा सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो यहीं अपना बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। जबकि इससे पीक यहाँ है, हमें आगे मिल रही है, बट वो इसको तो चेक ही नहीं करेगा, वो तो यहाँ से ही नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से उसकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। उसे लगेगा कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, बेकार हो जाएगा अगर मैं आगे बढ़ूंगा। वो आगे यहाँ तक तो चेक ही नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलता है लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम, कि वो आगे चेक नहीं करता। अगर उसे पहला पीक मिल गया, पीक वैल्यू पहले मिल गई है, तो वो उसको ही बेस्ट सॉल्यूशन मान लेता है, चाहे आगे कितनी भी पीक वैल्यू है वो उनको चेक ही नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। क्लियर है आपको, बट आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेस पे चेक कर रहे हैं हम ग्राफ में, नहीं, हम नॉर्मली चेक कर रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर चेक कर रहे हैं, यहाँ कोई वैल्यू का कोई चांस नहीं है, जो ये हमारी प्रॉब्लम है। क्लियर है आपको, अब इसका वर्किंग प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट विद अ रैंडम पॉइंट। सबसे पहले हम जो हमारा रैंडम पॉइंट हो गया या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, रूट नोट हो गया, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 क्या होता है, इवेल्युएट द नेबरिंग पॉइंट। आपको पता है कि करंट पॉइंट से जो भी नेबरिंग पॉइंट है हम उसको देखते हैं कि हमारी नेबरिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। देन चूज द बेस्ट नेबर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नेबरिंग पॉइंट हमने देखा कि जो हमारा ये है 6 से हमारे 3 नेबर्स हैं, 4, 5 और 6, देन 7। देन आप इनमें से क्या करोगे, बेस्ट को चूज करोगे कि भाई नेक्स्ट स्टेप मुझे कौन से नेबरिंग पे पिक आउट करना चाहिए इन सब में। वो आप किसके बेस पे करोगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेस पे, कि जिसकी जितनी कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी उसको आप चूज करोगे। तो यही है आपका थर्ड स्टेप, चूज द बेस्ट नेबर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेबरिंग पॉइंट, पिक द वन विद द बेस्ट इवेल्युएशन। बेस्ट इवेल्युएशन के साथ आप चेक करो कि भैया हमारा बेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा।
अब यहाँ तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बेस पे लिया है। आपका एग्जाम्पल किसी के बेस पे भी हो सकता है, भाई बोल सकता है वैल्यूज़ के, नॉर्मली वैल्यूज़ के बेस पे भी हो सकता है, 1 2 3 के बेस पे, किसी के भी बेस पे वो हो सकता है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा तो वो करंट स्टेट से बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। क्लियर है? स्टेप 4 क्या रहेगा? मूव टू द बेस्ट नेबर। जब आपको पता चल गया कि 6 से बेस्ट कौन सा है, आपका 4 है, तो आप उस पर मूव करोगे। और ये कब तक रिपीट करोगे? जब तक आप अपने सारे नेबरिंग को इवेल्युएट नहीं करते और जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ये पूरा प्रोसीजर आप तब तक रिपीट करोगे। तो ये 5 स्टेप है इसके कि इसी तरीके से हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम वर्क करता है। क्लियर है आपको? अगर आप इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये किस तरीके से हमारा वर्किंग इसका प्रोसीजर है। अब ये जो है ना, एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसमें कोई बैक ट्रैक नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप यहाँ इस पीक पे पहुंच गए ना, तो आप इस पीक से नीचे नहीं जा सकते, बैक ट्रैक नहीं कर सकते। आप आगे तो बढ़ सकते हो बट इससे पीछे नहीं जा सकते। और आगे आप बढ़ोगे नहीं क्योंकि आपको तो पीक से कम वैल्यू मिलेगी, तो आप तो नेक्स्ट स्टेप तो तभी आगे बढ़ाओगे जब आपको बेस्ट लगेगा, जब वो आपको बेस्ट होगा करंट से तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है ही नहीं, तो आप वहीं रुक जाओगे। क्लियर? आपको इसको लोकल सर्च एल्गोरिथम भी बोलते हैं। समझ आ गया आपको ये किस तरीके से हमारा काम करता है? और बेसिकली हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को मैक्सिमम टाइम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, तब हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम हमारा क्या होता है और वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिमुलेटेड एनीलिंग। सिमुलेटेड एनीलिंग जो है ना, ये एल्गोरिथम या ये कहाँ से आया है? ये आपका मेटलर्जी, आपने मेटलर्जी पढ़ा है, साइंस में एक टॉपिक होता था मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता था, वो वहीं से ही इंस्पायर्ड है ये सिमुलेटेड एनीलिंग, मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट से। तो मेटलर्जी में हम क्या करते थे, मेटल को हीट करते थे और स्लो डाउन वो कूल होता था, और जो भी इसके अंदर मेटल के अंदर इम्प्योरिटी होती थी वो निकल जाती थी और हमें एक बेस्ट पॉसिबल, उस मेटल का एक बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता था। यही इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेटलर्जी। इसी तरीके से हम सिमुलेटेड एनीलिंग में वर्क करते हैं। सिमुलेटेड वर्ड जो इसका मतलब है कि रियल लाइफ वर्ल्ड में या रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं अगर हम उसको मशीन पे इम्प्लीमेंट कर दें, दैट इज कॉल्ड सिमुलेटेड। एनीलिंग का मतलब क्या है कि एनीलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनीलिंग। तो भाई ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का एक एडवांस वर्जन है, एक बेस्ट वर्जन है जो हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। क्लियर है आपको कि ये होता क्या है, किस तरीके से है ये? तो सिमुलेटेड एनीलिंग इज अ मोर एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कंपेयर टू हिल क्लाइंबिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम से ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। सिमुलेटेड एनीलिंग हेल्प फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम टू अवॉइडिंग गेटिंग स्टक। इट अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग वर्स्ट सॉल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म। ये हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ये हमें शॉर्ट टाइम पे एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। और ये क्या करता है, हमें स्टक, यानी जैसा होता है ना कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं कभी कभी, हम किसी एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है, स्टक हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो उन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें सिमुलेटेड एनीलिंग प्रोवाइड कराता है। क्लियर है आपको कि सिमुलेटेड एनीलिंग बेसिकली होता क्या? ये फाइंड करता है बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराता है एक प्रॉब्लम की। ठीक है, क्लियर है आपको? अब जैसे एक प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम है, उसके हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसमें से भी वो हमें जो भी सबसे बेस्टेस्ट होगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा। कौन? सिमुलेटेड एनीलिंग। क्लियर है आपको? अब जो इसका वर्किंग प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। अब जो है ना, एआई के जो यूनिट 2 है हमारी, इसके अंदर इतनी सारी एल्गोरिथम है, इतनी एल्गोरिथम आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी नहीं पढ़ी होंगी जितनी एआई के यूनिट 2 में डाल दी है। अब जो आप इससे पहले सिलेबस देखोगे तो इससे पहले सिलेबस में इतनी एल्गोरिथम, मैं आपको बताऊं, बहुत कम एल्गोरिथम थी। बट जैसे ही अपडेटेड सिलेबस हुआ तो अपडेटेड सिलेबस में टोटल सिलेबस चेंज हो गया और आप देख रहे हो कि एक ही यूनिट में 8 9 10 एल्गोरिथम डाल दिए हैं। तो यहाँ ना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई बच्चा कितना याद करे। एकेटिव वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई अगर हम एल्गोरिथम डाल रहे हैं तो इतनी ना डालें, अभी पता नहीं आगे यूनिट में भी इतनी एल्गोरिथम ना हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, कोई बात नहीं। अगर भाई आप क्या ही कर सकते हैं, एकेटिव अपनी ही यूनिवर्सिटी है, अब एकेटिव ने कर दिया है तो भाई वो चीज़ तो हमें पढ़नी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप
सिमिलर चीज़ें हैं, एक बार स्टेप याद करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ उनके थ्रू आप याद रखो एल्गोरिथम को, आप नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एल्गोरिथम, आप कहाँ तक उन चीज़ों को लाइक रटोगे कि तो समझोगे तो अच्छे से आप याद रख पाओगे। चलिए तो अब देख लेते हैं भाई इनका वर्किंग प्रोसीजर है क्या। स्टार्ट एट द रैंडम सॉल्यूशन, यू बिगिन विद द रैंडम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वही रैंडम सॉल्यूशन, स्टार्ट पॉइंट, नोड, रूट नोड, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द सॉल्यूशन, यू चेक हाउ गुड द सॉल्यूशन इज। आपको ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है, अब आप उस सॉल्यूशन को चेक करोगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो कितना बेस्ट है, वो कितना अच्छा है, ठीक है। मेक स्मॉल चेंजेस, अब आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट तो है बट इसके अंदर अगर मैं थोड़े से और चेंजेस कर दूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको ही इम्प्रूव करते हैं, किसी और पाथ को चूज नहीं करते, किसी और सॉल्यूशन पे नहीं जाते, जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द न्यू सॉल्यूशन, फिर आप चेक करते हो कि जो हमारा न्यू सॉल्यूशन है उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट आप कब करोगे, जब वो हमें अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें बेटर वे में प्रोवाइड करेगा। आप उसे रिजेक्ट कब करोगे, जब वो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे कि जो आपने चेंजेस किए उनको रिड्यूस कर दोगे, हटा दोगे। स्लोली कूल डाउन, स्लोली कूल डाउन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप उस एल्गोरिथम को ही छोड़ दोगे या दूसरी किसी पाथ को चूज करोगे, आप उसको ही रिफाइन करोगे, आप उसके अंदर ही चेंजेस करोगे, उसको ही एक्सप्लोर करोगे और उसके अंदर ही बेस्ट पाथ और बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से सोचो कि भाई मुझे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक टीम की रिक्वायरमेंट है जो बेस्ट टीम हो, ठीक है। अब मैंने ऐसी रैंडमली उसके बेस पे कि भाई क्या क्या आपको आता है, क्वालिफिकेशन के बेस पे मैंने क्या करा कि भाई हाँ ठीक है, मैंने 6 मेंबर बना लिए, जिसको बहुत डेटा एनालिस्ट भी है एक, ठीक है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, सभी चीज़ें है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी है, बढ़िया मेरी प्रोजेक्ट की टीम बन गई है। अब मुझे उसमें क्या देखना है, मुझे उसमें वो चेक करना है कि मैंने बना तो लिया, जैसे ही बट मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है वो उसमें उससे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। इसका मतलब मैंने उसके अंदर क्या कर दिए, स्मॉल चेंजेस कर दिए। अब स्मॉल चेंजेस के बाद जो मैंने स्वैप करा, जो ये स्मॉल चेंजेस करे, उसके बाद देन मैंने चेक किया कि मेरे प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अगर वो इंक्रीज हुई तो देन मैं उनकी पोजीशन को स्वैप ही रहने देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, तो हम क्या कर देंगे, जो उनकी एक्चुअल पोजीशन थी, जो उनका एक्चुअल काम था, उनको वही प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने उनको स्वैप कर दिया, जो भी हमारे डेटा एनालिस्ट थे, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर थे, उनकी पोजीशन को स्वैप कर दिया, बट ऐसा नहीं कि न्यू किसी को ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेटेड एनीलिंग। इसके अंदर हम रिफाइनिंग का प्रोसीजर को करते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सॉल्यूशन को पूरा ही डिफरेंट वे में ले जाएंगे या कि और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेटेड एनीलिंग। इस तरीके से ये काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट पे है, तो वही है कि मेटल को जब हम हीट करते हैं तो ऐसे नहीं कि हम दूसरा मेटल ले आते हैं एकदम से, हम उसका वेट करते हैं कि वो कूल डाउन हो और वो अपने पॉसिबल बेस्ट स्ट्रक्चर में आए। इसी तरीके से हम इसमें काम करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। बेसिकली कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होती क्या है, तो कंस्ट्रेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग ही हमारा क्या होता है, कुछ रूल्स या कुछ कंडीशंस। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम एक ऐसी टाइप की प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना होता है, बट जो सॉल्यूशन है वो हमारा मीट करना चाहिए, जो भी सर्टेन कंडीशंस हैं या जो भी सर्टेन रूल्स हैं उनको मीट करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या बेस्ट सॉल्यूशन है। यही होता है हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब इसकी कुछ कॉमन एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। स्केड्यूलिंग, जब भी हम किसी भी काम को असाइन करते हैं तो वहाँ हम स्केड्यूलिंग करते हैं ना, तो वहाँ हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्लानिंग करने के लिए, कि किसी भी और टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि भाई जो भी हमारी डेडलाइन है उसके अंदर हमारा काम हो जाए, हमारा काम सही तरीके से हो, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चीज़ फॉलो हो। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अब रिसोर्स एलोकेशन के अंदर कि हम हमारी क्या क्या रूल्स हैं, हमें किस किस पर्सन को कितनी कितनी रिसोर्सेज देनी है, क्या कौन कौन से रिसोर्सेज का किस किस को एक्सेस देना है, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो है, तो इनके अकॉर्डिंग ही हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ CSP। आई होप आपको क्लियर होगा।
अब इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल, डोमेन और कॉन्स्टेंट्स। अब ये बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसके जो 3 कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल कि सीएसपी में हमें एक प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, मैप को कलरिंग करना है। कलरिंग करना है एक हमारे मैप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैप है, इसको हमें क्या करना है, कलरिंग करना है। तो मैप को कलर करना, अब इसके अंदर हमें रूल क्या है कि जो भी 2 नेबर रीजन है, कुछ रीजन्स हैं इसके अंदर, लाइक ये सब रीजन्स हैं, इसके अंदर रूल ये है कि कोई भी 2 नेबरिंग जो है हमारे रीजन वो सेम कलर के नहीं हो सकते। ये क्या है, इसके अंदर रूल है या कंडीशन है या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है इसके अंदर कि हम कलरिंग जब भी करेंगे 2 नेबरिंग कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल, डोमेन और कांस्टेंट क्या क्या होंगे। वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल होगा वो रीजन जो हमारे इसके मैप के अंदर रीजन्स है वो सब क्या होंगे, हमारे वेरिएबल, जैसे ABCDEFG। तो A to G हमारे क्या है, ये रीजन्स है और इनको ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। डोमेन क्या हुआ, डोमेन हमें करना क्या है, क्या करना है, हमें कलर करना है। तो जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये जो कलर्स हैं ये क्या कहेंगे हमें, डोमेन। और जो हमारे कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट यानी जो कंडीशन या जो रूल हमें अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ कलरिंग। तो वो क्या है कि जो भी 2 रीजन्स हैं वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, या जो भी 2 नेबरिंग रीजन है वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट्स। क्लियर है आपको। तो सीएसपी इस तरीके से हमारा काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आप कलरिंग, हम आपको पूरे एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं, इसी के हेल्प से पूरा इसका वर्किंग प्रोसीजर यही होता है, हम इसी तरीके से इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 3 मेन कंपोनेंट, वेरिएबल, डोमेन, कांस्टेंट, मैंने आपको समझा दिए। तो वेरिएबल क्या होता है, दीज आर थिंग वी नीड टू फाइंड आंसर। ये ऐसे थिंग है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। डोमेन, लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, जो भी उस वेरिएबल की कितने लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो रूल्स हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये यूनरी, बाइनरी एंड हायर ऑर्डर कांस्टेंट्स क्या होते हैं। यूनरी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल का यूज़ करते हैं। बाइनरी का मतलब 2 वेरिएबल का यूज़ करते हैं। हायर ऑर्डर कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ रूल्स, या किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर कांस्टेंट। क्लियर है आपको। अब टाइप ऑफ सीएसपी हमारे क्या होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा बाइनरी। बाइनरी में हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम वेयर ईच कंस्टेंट इन्वॉल्व 2 वेरिएबल। इसके अंदर भी बाइनरी का मतलब भी ये है कि इसके अंदर हम वेरिएबल 2 वेरिएबल का यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉन बाइनरी का मतलब क्या है, प्रॉब्लम वेयर कांस्टेंट इन्वॉल्व मोर देन 2 वेरिएबल। 2 हैं तो बाइनरी, 2 से ज़्यादा है तो नॉन बाइनरी, या हम बोल सकते हैं हायर ऑर्डर कांस्टेंट, ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, हार्ड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें कोई भी लाइक रिलैक्सेशन नहीं होता, कि जो चीज़ है वो अगर आपको टाइम लिमिट दे दे कि 12:02 पे ये काम होना है तो 12:02 पे ये होगा, 3 पे भी नहीं हो सकता, कुछ सेकंड भी लेट नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉन्स्टेंट। जहाँ हमारा रूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बिल्कुल डेड, जो चीज़ हो गई है वैसे ही करनी है। दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉन्स्टेंट। सॉफ्ट कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर 12:02 पर हमें काम करना तो 12:05 तक हम काम कर सकते हैं, वो काम को कंप्लीट करके दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉन्स्टेंट, जिसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी गिवन है। क्लियर है आपको। वही इसके अंदर लिखा हुआ हार्ड मस्ट ऑलवेज सेटिस्फाइड, ये हमेशा सेटिस्फाई होने चाहिए और कोई भी एक सिंगल रूल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट के अंदर वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस थोड़े बहुत कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सीएसपी हमारा क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेम प्लेइंग। अब बेसिकली गेम प्लेइंग क्या होता है, गेम प्लेइंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि नॉर्मल हम गेम खेलते हैं उसी तरीके से। तो गेम प्लेइंग हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे अपोजिशंस होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारा अपोजिशन है उसको हराना। और गेम प्लेइंग के अंदर कोई भी बाइजनेस नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जैसे कि हमारा चेस हो गया, टिक टैक टो हो गया, लूडो हो गया। ये सब गेम ऐसे हैं जो जिनके अंदर जो रूल्स हैं वो प्री डिफाइन है, तो हमें इसके अंदर ये नहीं रहता कि भाई कोई चीटिंग वगैरह कर लेगा। तो वही कॉन्सेप्ट होता है हमारा गेम प्लेइंग का। अब गेम प्लेइंग के अंदर हमारी 2 एल्गोरिथम आती हैं, एक आता है मिन मैक्स एल्गोरिथम्स और दूसरी हमारी आती है अल्फा बीटा एल्गोरिथम। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, जो कि हमारी मिन मैक्स एल्गोरिथम। मिन मैक्स एल्गोरिथम बेसिकली होती क्या है, द मिन मैक्स एल्गोरिथम इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज्ड इन गेम प्लेइंग स्पेशली फॉर 2 प्लेयर गेम। मिनमैक्स एल्गोरिथम क्या है, मिनमैक्स एल्गोरिथम एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं गेम प्लेइंग के अंदर, जब भी 2 प्लेयर गेम खेलते होते हैं, लाइक जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, टिक टैक टो हो गया। तो इनके अंदर हम मिनमैक्स एल्गोरिथम का यूज़ करता है ताकि हम फेयर डिसीजन ले पाए और बहुत जल्दी और एक बेस्ट डिसीजन ले पाए।
ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है, मिन मैक्स एल्गोरिथम हम दो वेरिएबल का यूज करते हैं, एक मिन और एक मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है, मैक्स का मतलब यह है कि जिस भी नोड को मैक्स प्रोवाइड होता है तो वो क्या करता है, अपने ट्राई करता है कि इससे भी मैक्सिमम मुझे वैल्यू मिल जाए ताकि मैं अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकूं। मिनिमम का मतलब क्या है, मिन वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो ट्राई करता है कि जिसके पास मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर है या मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि वो हार जाए। ठीक है, इस तरीके से मिन मैक्स एल्गोरिथम वर्क करता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वन प्लेयर कॉल्ड मैक्स इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर और चांस ऑफ विनिंग। मैक्स जो एक प्लेयर है जिसके पास मैक्स है वो क्या करता है, ट्राई करता है अपनी स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए ताकि वो अपने विनिंग के चांसेस बढ़ा सके। द अदर प्लेयर कॉल्ड मिन, जो अदर प्लेयर है जिसके पास मिन है वो क्या करता है, ट्राइंग टू मिनिमाइज द फर्स्ट प्लेयर स्कोर और चांस ऑफ विनिंग। वो क्या करता है, फर्स्ट प्लेयर के स्कोर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने जीतने के चांसेस को बढ़ा सके। इस तरीके से ये पूरा वर्क होता है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम करता है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वो किस तरीके से हमारा काम करता है। हमारे पास ये पूरा ट्री है, इसके अंदर हमारा रूट नोड है, ये इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, ये जो वर्क करता है ये हमेशा हमारा लेफ्ट मोस्ट से वर्क करता है। जब भी इसकी वर्किंग प्रोसीजर है ना वो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट होती है, यानी ये सबसे लेफ्ट से डेप्थ में जाने स्टार्ट करता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा रूट नोड होता है उसको हम हमेशा जो वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं वो क्या कराते हैं, मैक्स मैक्स मिन इस तरीके से। तो पहला मैक्स है, दूसरा क्या होगा, मिन होगा, फिर तीसरा क्या होगा, मैक्स होगा। अब आप सोचोगे कि इसको भी मिन प्रोवाइड कर दे, नहीं, हम वहां तक जाते हैं जहां तक हमारा लीफ नोड, ये जो नोड है हमारे लीफ नोड है, ये ऐसे नोड है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है तो इनके पास वैल्यूज होती हैं, हम इनको नहीं ना ही मिन असाइन करते ना ही मैक्स असाइन करते। अब हमने सबसे लेफ्ट मोस्ट डेप्थ में जाना है, अब हमने मैक्स मिन इस तरीके से ये चलता है, पहले मैक्स फिर मिन, मैक्स मिन इस तरीके से। अब आप सोचोगे कि भाई इधर के वैल्यूज का क्या हुआ, अब ये हॉरिजॉन्टली चलता है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली अगर बी की वैल्यू मिन है तो सी की भी ऑटोमेटिकली मिन हो गई, डी की अगर मैक्स है तो ई की भी मैक्स हो गई, एफ की भी, जी की भी। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम का मतलब यह है कि अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, अपने आप को जिताने की कोशिश करता है। मिन का मतलब क्या है कि जो भी इसके पास वैल्यू है वो चाहता है कि मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आए ताकि मैं अपने जो दूसरा वाला जिसके पास मैक्स है उसके चांसेस को कम कर सकूं जीतने के और अपने चांसेस को बढ़ा सकूं। यही तो है पूरा प्रोसीजर। अब ये किस तरीके से काम करता है, सबसे लेफ्ट मोस्ट से ये स्टार्ट करते हैं, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट हमारा क्या है, एच। एच की वैल्यू क्या है, -1। सबसे पहले एच की वैल्यू -1 हम किसको असाइन कर देते हैं, डी को। अब डी के पास दो चाइल्ड हैं, एक एच है और एक आई है। एच से उसने वैल्यू ले ली, फिर वो आई से पे चेक करता है, आई की वैल्यू क्या है 4 और इसकी वैल्यू क्या है, मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब -1 को वो क्या करेगा, हटा देगा, 4 को ले लेगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, -1 से बड़ी वैल्यू है और मैक्सिमम क्या चाहता है, मैक्स क्या चाहता है कि मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए। अब इसके अलावा कोई इसके पास चाइल्ड नहीं है तो वो और किसी से वैल्यू ले ही नहीं सकता। अब वो क्या करेगा, ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे लेवल ऊपर अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा और बी को क्या वैल्यू असाइन कर देगा, 4। ठीक है, अब हम क्या कहाँ चलेंगे, ई की साइड चलेंगे। ई का लेफ्ट मोस्ट देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट कौन सा है उसका, जे की वैल्यू क्या है 2। अब ई को क्या पहुंच जाएगी, उसकी वैल्यू 2। अब ई के पास 2 वैल्यू, ई चेक करेगा कि जो मेरा दूसरा चाइल्ड है, जो मेरा राइट वाला चाइल्ड है, क्या उसकी वैल्यू इससे बड़ी है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, मैक्स है, तो 2 से बड़ी है क्या उसकी वैल्यू, यस है। तो वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को क्या कर लेगा, 6 कर लेगा। क्लियर है आपको, वो अपनी वैल्यू को क्या कर लेगा, 6 कर लेगा। अब ये जो मिन है वो चेक करेगा कि इन दोनों में से डी और ई में से किसके पास छोटी वैल्यू है, 4 है या 6 है, 4 है, तो वो अपनी वैल्यू को 4 ही रहने देगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर हम क्या नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे जो कि हमारा सी। इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट मोस्ट में हमारा क्या है, एल। तो एल की पहले वैल्यू हम किसको असाइन करेंगे, एफ को, जो कि है हमारी -3। फिर वो क्या चेक करेगा, इसका भी क्या है, मैक्स है इसके पास भी। ये क्या चेक करेगा कि जो मेरा राइट वाला नोड है, चाइल्ड नोड है, क्या उसके पास इससे बड़ी वैल्यू है। अब हम देखेंगे -5 -3 कौन सा बड़ा, -3, तो वो क्या करेगा, एम की वैल्यू को ऐसे ही रहने देगा। देन मूव करेगा सी पे, सी को क्या वैल्यू असाइन कर देगा वो, -3। ठीक है, देन अब वो जी पे जाएगा, जी पे भी लेफ्ट मोस्ट से एन से स्टार्ट करेगा, एन जी को क्या वैल्यू असाइन कर देगा, 0। अब
0, इसके पास भी क्या है मैक्स। अब जी जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो मेरा राइट वाला चाइल्ड है क्या उसके पास इससे बड़ी वैल्यू है। वो चेक करेगा, हाँ भाई इसके पास तो बड़ी वैल्यू है, तो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर लेगा और वैल्यू को क्या कर लेगा, 7 कर लेगा। अब सी क्या है, सी के पास क्या है, मिन है। सी क्या चेक करेगा कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -3, तो वो -3 ही अपनी वैल्यू रहने देगा। देन मैक्सिमम जो हमारा रूट नोड है वो क्या चेक करेगा, उसके पास क्या है मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम वैल्यू चाहता है कि जो पास मेरे पास वैल्यू आए वो सबसे बड़ी आए। तो वो अपने चाइल्ड कौन कौन से, बी और सी में देखेगा 4 और -3 में वैल्यू कौन सी बड़ी है, 4, तो वो कौन सी वैल्यू को ले लेगा, 4। क्लियर, आपको इसका पूरा मिन मैक्स एल्गोरिथम इस तरीके से ये वर्क करती है। अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो जहां जहां हमारा 4 आया वही हमारा रूट होगा। तो आई से डी, डी से बी और बी से ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से डी, ए से बी से डी, डी से आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट रूट और ऑप्टिमल आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है आपको, इस तरीके से हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम पूरा वर्क करता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, वही इसके स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम के अंदर, थ्योरी के अंदर किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके आना है। अगर कभी भी इसका न्यूमेरिकल भी आ जाए तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैक्स मिन इस तरीके से करना है। हमेशा जो स्टार्ट करना है लेफ्ट मोस्ट से, सबसे लेफ्ट मोस्ट से इन डेप्थ में जाना है उसके। और वैल्यूज तो मैंने आपको बता दिया। मिन का मतलब क्या है, मिन हमेशा चाहता है कि मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू आए, चाइल्ड नोड में से जो भी सबसे मिनिमम है वो मैं रखूं। मैक्सिमम क्या चाहता है कि मैं सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास रखूं ताकि मैं अपने विनिंग के चांस को इंक्रीज कर सकूं। इस तरीके से मिन मैक्स एल्गोरिथम पूरा वर्क करता है। अब ये जो थ्योरी है ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाई दिया है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा। नेक्स्ट आती है आपकी अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग एक स्मार्ट ट्रिक है, एक स्मार्ट वर्जन है हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम का ही। ये थोड़ा फास्ट होता है, सेम ही आप देखोगे ना, जैसे इसका वर्किंग प्रोसीजर आप समझोगे बहुत ज़्यादा सेम है, बट इसमें एक चीज़ है कि क्या ये थोड़ा फास्ट है, ये ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये और ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी पॉसिबल मूव, अल्फा बीटा प्रूनिंग कट ऑफ पार्ट ऑफ द गेम ट्री दैट डू नॉट नीड टू एक्सप्लोर सेविंग टाइम। ये क्या करता है, अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम बहुत सारे पॉसिबल पाथ को पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो ऐसे पाथ, इसमें तो हम हर पॉसिबल पाथ को चेक कर लेते हैं, बट अल्फा बीटा प्रूनिंग में जब आप अभी इसके एग्जाम्पल में देखोगे तो हम कुछ ऐसे पाथ होते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते, तो हम उनको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है अल्फा, एक आता है बीटा। अल्फा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, यानी ये क्या करता है, अपने हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ये चाहता है कि जो भी मेरे पास स्कोर आए वो सबसे लार्जेस्ट स्कोर आए। बीटा का मतलब क्या है, बीटा क्या चाहता है कि मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आए, ठीक है, जैसा अभी मिन मैक्स में था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग की वर्किंग किस तरीके से होती है। अब ये भी हमारा लेफ्ट मोस्ट से ही, सबसे ज़्यादा जो हमारा लेफ्ट मोस्ट है वहीं से ही स्टार्ट करता है, उसके इन डेप्थ से ही स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट यहाँ से वो एच से ही स्टार्ट करेगा। अब इसमें भी जैसे मैक्स मिन था, इसी तरीके से यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा, और यहाँ हम देंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, लीफ नोड है, क्योंकि इसके चिल्ड्रन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है कि वो मिनिमम वैल्यू चाहता है कि जो इसके पास वैल्यू आए वो सबसे मिनिमम आए, मिनिमम वैल्यू को वो फाइंड करता है। अल्फा क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो डी के पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, एच की आएगी, क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट है, क्या आएगी, -1 आएगी। अब देन वो अपने राइट वाले चाइल्ड की चेक करेगा कि यहाँ -1 से बड़ी वैल्यू है उसके पास, वो चेक करेगा, आई के पास 4 वैल्यू है तो वो -1 से बड़ी है, तो वो क्या करेगा, डी से आई की वैल्यू ले लेगा, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देन वो वैल्यू किसको देगा, बी को दे देगा, बी के पास अभी क्या वैल्यू आ गई, 4। देन हम लेफ्ट मोस्ट में चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट जे से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू क्या है, 6, तो हम ई को क्या दे देंगे, 6 वैल्यू दे देंगे। अब आप यहाँ देखो, बी को क्या चाहिए, 4 से छोटी वैल्यू चाहिए, क्या ई के पास 4 से छोटी वैल्यू है, नहीं है, ई के पास क्या आ गई है, हमारी 6, और इसके पास तो अल्फा, ये तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई को 6 से बड़ी वैल्यू चाहिए, बट बी को क्या चाहिए, 4 से छोटी वैल्यू चाहिए। 4 से छोटी वैल्यू तो कभी ई उसे मिले दे ही नहीं सकता, क्योंकि ई के पास तो अभी ही 6 है। तो हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने यहीं से ही पता लगा लिया कि भाई ये जो 6 है, 6 है, 6 कभी भी इससे छोटी वैल्यू तो देगा ही नहीं, 6 से बड़ी ही वैल्यू देगा। और हमें क्या चाहिए, 6 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो वो कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रूनिंग। ठीक है, क्लियर है। अब सी से स्टार्ट करेंगे, सी से सबसे लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, एल। एल -3 किसको देगा, एफ को। तो एफ के पास क्या है, अल्फा, यानी मैक्सिमम वैल्यू वो चेक करेगा। वो अपने राइट वाले चाइल्ड से देखेगा, एम से। एम के पास क्या -3 से बड़ी वैल्यू नहीं, तो भाई वो नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन वो सी पे स्विच कर जाएगा। सी पे क्या है, सी यानी बीटा। बीटा का मतलब मिनिमम वैल्यू। ये क्या करेगा, इसके पास -3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ -3, यहाँ 4 है। ए को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अल्फा का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू, बट इसके पास क्या है, -3, यानी 4 से बड़ी वैल्यू तो ये दे ही नहीं सकता। बीटा का मतलब क्या है कि -3 से छोटी वैल्यू तो हमें मिल सकती है, बट -3 से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता। और जबकि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ए को क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए। तो आगे हम चेक करें या ना करें उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू तो हमारी 4 ही रहेगी, ये कभी 4 से बड़ी वैल्यू तो दे ही नहीं सकता। तो हम आगे के लिए चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे भी प्रूनिंग हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4। अब जैसे ही आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे भी हमारा पाथ क्या आएगा, ए से बी से डी से आई, जो कि हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम में आया था। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग इस तरीके से काम करता है। अभी एडवांस वर्जन इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पहले ही चेक कर लिया अपने नेक्स्ट स्टेप की हेल्प से कि भाई हमें जो ये प्रीवियस वाला है इसको चेक करना है नहीं करना है, जिससे हमारा टाइम बच गया और हमारा जो आंसर है वो तो बेस्ट ही आया, ऑप्टिमल ही आया, बट बहुत एफिशिएंट वे में और बहुत इजीली हमने फाइंड कर पाए। क्लियर है, तो इसलिए इसका नाम है अल्फा बीटा प्रूनिंग। प्रूनिंग हम करते हैं जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि हमें कौन से पाथ पे नहीं जाना, कौन सा पाथ हमारा यूजलेस है या जिसकी हमें नीड नहीं है। क्लियर है आपको, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्रूनिंग की अगर आप वर्किंग में देखोगे तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है, स्टार्ट विद अल्फा। सबसे पहले आप अल्फा से स्टार्ट करोगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल पाथ है। देन मैक्सिमम की टर्न होगी, देन मिनिमम, यानी बीटा और अल्फा की टर्म में ही हम इसमें बात करते रहेंगे। अब जो भी चीज़ मैंने अभी आपको करके बताई है, ये प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ आपको लिखी हुई मिलेगी नोट्स के अंदर, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किस तरीके से इसकी वर्किंग हमारी होती है। ठीक है, वही इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टोचस्टैटिक्स गेम। अब स्टोचस्टैटिक्स गेम्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक तरीके के ऐसे गेम होते हैं जिसमें रैंडमनेस इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब क्या है कि जहां हमारा जो आउटकम है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी आ सकता है, प्लेयर को पता ही नहीं होता, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, बोल सकते हैं कि इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, थोड़ा थोड़ा पता होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पता होता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि हमारा लूडो हो गया, लूडो हमारे स्टोचस्टैटिक गेम के अंदर ही आता है, वहां हम डाइस को रोल करते हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 कुछ भी आ सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो एक्शन के ऊपर लाइक नहीं है कि वो भाई हाँ ये ही आएगा, 6 ही आएगा अगर मैं डाइस रोल करूंगी, तो वो रैंडमनेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं स्टोचस्टैटिक्स गेम्स। ठीक है, is a game where randomness is involved, meaning the outcome of some action is not always predictable। इसका मतलब यही है कि जो आउटकम है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हर बार। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग बीइंग फुली कंट्रोल बाय द प्लेयर, चांस प्ले अ रोल। वही आपको पता है कि कोई हम प्लेयर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो चांस वाइज जो आप रोल करोगे जो भी है आउटकम, वो तो आपको पता ही चलेगा कि भाई आ भी सकते नहीं भी आ सकता। जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज की हेल्प से ही हम ये सब करते हैं। जैसे लूडो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम। पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम क्या है, इज अ गेम वेयर प्लेयर कैन नॉट सी एवरीथिंग। यहाँ प्लेयर हर चीज़ नहीं देख सकता। जैसे पोकर का जो गेम होता है वहाँ कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स हमें अपने पता होते हैं, बट जो अपोजिशन है हमारे अगेंस्ट जो प्लेयर है, अपोजिशन प्लेयर है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। हमें यहाँ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमें अपने कार्ड्स तो पता है बट सामने वाले के कार्ड्स नहीं पता। तो पोकर का जो गेम है वो किसका एग्जाम्पल है, पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम का। ठीक है, जिसमें प्लेयर
हर चीज़ नहीं देख सकता, हर चीज़ उसको नहीं पता रहती। इन अदर वर्ड सम इन्फॉर्मेशन इज हिडन फ्रॉम दैम। आपको पता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि उसके जो प्लेयर है उसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ आधी अधूरी का मतलब क्या है कि आधी अपने कार्ड्स की तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बस सामने वाले के जो कार्ड्स है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हिडन होगी। दिस इज द अपोजिशन ऑफ फुल्ली ऑब्जर्वेबल गेम। फुल्ली ऑब्जर्वेबल गेम के जस्ट अपोजिशन को हम बोलते हैं पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम, वेयर प्लेयर नो एवरीथिंग अबाउट द गेम स्टेट। अगर हम बात करें ये पार्शली, अगर फुल्ली ऑब्जर्वेबल गेम की बात करें तो वहाँ प्लेयर को हर चीज़ पता होती है, कुछ भी हिडन नहीं रहता, फुल्ली इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर हम पार्शली की बात करें तो पार्शली में इन्फॉर्मेशन हिडन रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पोकर का जो हम गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है, अपने कार्ड्स का पता रहता है, सामने वाले का नहीं पता रहता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 2 में एज पर द लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को कवर किया, सारे एल्गोरिथम्स को कवर किया एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो हमारी मिनमिक्स एल्गोरिथम है, अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम है, नोट्स के अंदर नोट्स के अंदर जब आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे तो उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी जिसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आप उनको भी ट्राई कर लेना ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि एल्गोरिथम्स हैं, यहाँ से एल्गोरिथम्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि इतने एल्गोरिथम हैं तो किसी भी एल्गोरिथम से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जहाँ जहाँ से आने के चांसेस होंगे वो क्वेश्चंस मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगी, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और हमारी वेबसाइट multiatom.com को जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।